Hey guys, good morning. This is your educator Swatan Gupta and I welcome you all to Examshala. So आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन लेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इसको सीखेंगे। मैं सबसे पहली बात तो ये बोल देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि 2 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें या 5 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें। हम आज बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा क्यों जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितने मार्क्स का आता है, इसको टैकल कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे इंप्रूव करनी है, ऐसी बातें होंगी। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ मैंने अभी पार्ट 1 लिखा हुआ है, मतलब ये एक सीरीज होगी, ठीक है। और इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पे नहीं चलेंगे, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड मैं यहाँ बेसिक से एडवांस या मैं बोलूँ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो 4 से 5 वीडियो लेकर के आना है मुझे। अगले वीडियो में मैं आपको रीडिंग रिलेटेड चीज़ें कराऊँगा, प्रैक्टिस भी कराऊँगा, तो इस बात को ध्यान देना। अब एक छोटी सी बात और, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, बेसिक ग्रामर जानना जरूरी है, उतनी मैंने पढ़ा भी दी है, लेकिन मेरे ओपिनियन में, मैंने जितने साल से पढ़ाया है या जो चीजें मैं देख रहा हूं आजकल, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शंस। प्लीज डोंट इग्नोर इट, क्योंकि यहां से पेपर जो आपका आता है सीधे सीधे 50% तक का आ जाता है। मतलब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट भी आ गया अगर आपके प्रीलिम्स में, तो नियरली 17 to 20 मार्क्स का हो जाएगा। और सर 17 to 20 मार्क्स आउट ऑफ 30, मतलब पूरा तो गेम खत्म। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूं और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं, देखिए ऐसी कोई चीज नहीं होती, कोई ट्रिक नहीं होती कि 1 मिनट 2 मिनट में ऐसी चीजें सॉल्व कर ली जाए। बहुत ही लॉजिकली सोचिए। 1000 to 1200 वर्ड का एक पैसेज आ रहा है और उस पैसेज को पढ़ना ही में ही अगर आपको 10 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट में सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी देखने का भी मतलब नहीं है, वो सब वो व्यूज पाने के और फर्जिफिकेशन की चीजें, दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस हो जाए आपकी बहुत सारी, 4-5 महीने अपने पढ़ा हो, तब वो 2 मिनट में सॉल्व होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, तब बातें होती हैं। ये जितनी बातें बता रहा हूं, इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। हम आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप हमको हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, ये रहा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपके क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेटली वहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके काफ़ी सारे पीडीएफ्स वहाँ पे जो हम शेयर करते रहते हैं, वीडियो शेयर करते रहते हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम से हम सबसे पहले पहुँचा देंगे आपके पास वीडियो। तो सबसे पहली बात कि ये जो सेशन है ये किन के लिए है। सो आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, सच एज बैंक, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, इंश्योरेंस एग्जाम सच एज एलआईसी, यूआईआईसी, एनआईएसीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, यूपीएससी, आईएएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट और ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स, मैंने इन सब में पढ़ाया है। कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। इवन अगर आप कैट, जैट, मैट का भी पेपर देते हो तो वहां पे भी यही चीज सबसे ज्यादा आती है। यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पेपर ही कॉम्प्रिहेंशन पे होता है, वहां पे ग्रामर नहीं आती कि आपसे एरर स्पॉटिंग पूछेगा। तो सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंस रखेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही क्यों, वाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या ऐसी जरूरत है, पूछता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दूंगा और इससे आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप मान के चलिए एक डेटा है आपके सामने, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो और आपके सामने एक पूरा डेटा है। तो डेटा है तो आप डेटा को अंडरस्टैंड करोगे तो फिर आप उसे एनालाइज करोगे, ठीक है। मतलब आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। और जब आप उसे एनालाइज करोगे तो आपसे सिलेक्शन ऑफ डेटा होगा, तो वहां से आप रिलेवेंट डेटा और इरिलेवेंट डेटा को निकालोगे और जो रिलेवेंट डेटा होगा उसे आप अप्लाई करोगे कंपनी की प्रोग्रेस में। दूसरे शब्दों में बोलूं, आप बनने क्या वाले हैं, आप ये सोचिए, आप बनने वाले हैं बैंक में मैनेजर, इजंट इट। अगर आप एसएससी हैं तो आप इंस्पेक्टर बनेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप आईएएस हैं तो सीधी बात है एफडीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कुछ ऐसी रैंक होगी। तो सर सोचिए, पास आप अगर किसी
जगह के डीएम हैं, आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं, तो आपकी स्क्रीन में डेटा होगा कि नहीं होगा? जहाँ पे भी आप बैठते होंगे आपके पास पर्टिकुलर जोन का, एरिया का डेटा आएगा। सर उस डेटा को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नहीं, उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, उसकी टेरिटरी के हिसाब से सारा डेटा आता है। भाई किसी को लोन देते हो तो सबसे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक करते हो ना, कि ऐसे ही लोन दे देते हो? जब आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है, तो आप उसको एनालाइज करते हो, ऐसा तो नहीं कोई लूप होल निकल रहा है, हम गलती से उसको लोन दे रहे हैं या हम गलती से उसको जमीन अलॉट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसका डेटा निकालते, पूरा डेटा का एनालिसिस करते हैं और रिलेवेंट इरेलेवेंट डेटा का निकालते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, इससे होती है ग्रोथ। समझ में आया? और ये ग्रोथ किसकी होती है? ग्रोथ होती है कंपनी की। अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपकी खुद की कंपनी है तो भी यही सारी चीजें तो आपको या आपकी कंपनी को ग्रो कराने में मदद करती है। आप सारा डेटा लेकर के ही तो बैठते हो ना, कितनी सेल हुई, कितना डिमांड है, आपको कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारी बातें आई। सो एक्चुअली दीज आर द स्किल विच आर गोइंग टू बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड दैट्स द रीजन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक SBI, IBPS, CAT, ZET, IIFT, the maximum question, or I would say the major chunk of questions comes from this section, because from the single question type they can assess all the life skill which are hallmark of the trained manager or somebody who want to be a reader actually. Okay, so please remember this, and this is the reason reading comprehension sections generally asked in your competitive exams. Is my point clear? इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा काम। आपको पता होगा इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। कहते हैं ना कि बैंक अगर निकालना है तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट निकालना होगा। मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा। यहाँ एप्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ एप्ट का मतलब होता है योग्य, ठीक है, जो दक्ष हो किसी काम को करने में उसे एप्ट बोला जाता है। तो आपकी योग्यता पर रखते हैं कि आप हो क्या, आप किस तरीके की एबिलिटीज रखते हो। देखिए, आपका ऐसे टेस्ट होता है, क्यों होता है? आपका ऐसे टेस्ट होता है इसलिए जिससे पता चल पाए कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये पर्सन किस तरीके का है, कैसी सोच रखता है। और वो तभी होगा जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ते होगे। जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ते होगे तो जो प्रीलिम्स और मेंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल, क्लोज टेस्ट आ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व भी कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। क्योंकि अभी जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये सीजन क्या था। बात समझ में आ गई? अब छोटी सी बात वो याद रखने वाली है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं होता। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, अपने कदम बढ़ा रहा हूं चीजों को सिखाने की तरफ, इसलिए हर बात बोलूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज ऑफ नाउ, बट यू कैन लर्न सम अप्रोच टू इन ऑर्डर टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नो थ्योरी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन विल लीड यू टू करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स एन आर्ट। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक होगी और आप कर दोगे। छोटा सा दिमाग लगाओ। मैं आपको कोरोना वायरस जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, मैं बोलता हूं कोरोना वायरस पे लिखो। बिलीव मी, आप जो मुझे देख रहे हो इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो, आप अलग तरीके से लिखोगे। बगल में अगर आपका दोस्त भाई बैठा है या आपका दोस्त दूसरी स्क्रीन पे देख रहा है, वो अलग तरीके से लिखेगा। किसी का भी थॉट मिलेगा नहीं। 2-4 पॉइंट हो सकता है, डेटा हो सकता है मिल जाए, बट सब का कॉन्टेक्स्ट भी अलग हो सकता है, सबकी सोच भी अलग हो सकती है। इजंट इट? तो फिर ट्रिक हुई कैसे? भाई ट्रिक का मतलब एक ऐसी चीज हो जाती है जो उस तरह के हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। बात समझ में आई ना? लेकिन यहां नहीं हो सकती, ये बात को याद रखना। सो मैं कहूंगा कि इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये इस बात को याद रखिएगा। तो इस क्लास में हम लोग अभी क्या क्या देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स को ऐसे मत लेना कि मैंने जो बोला जो चीज काम की है उस पे, फिर अप्रोच क्या होगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि अपकमिंग वीडियोस में होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बात करी जाए, मैं बैंक एसएससी को जनरली लेके चल रहा हूं, अदर एग्जाम से भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बैंक की बात करूं, प्रीलिम्स में 7 to 10 क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से, ठीक है, और मेंस में 12 to 15 इवन 20 क्वेश्चन तक देखे गए हैं पिछले 1-2 सालों में। इसी तरह अगर एसएससी में बात करी जाए तो प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, और मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 6 सेट्स में होते हैं।
5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एसएससी, सो हो सकता है कि कभी 35 आ जाए, हो सकता है कभी 25 भी आ जाए। तो ये एक मैंने जनरल आइडिया आपको दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और इसी तरीके से अगर आप कैट में जाओगे या आप यूपीएससी में जाओगे तो सब में अपना क्राइटेरिया होता है। आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम पेपर है ना आपका यहीं से आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप याद करो मेरा कल का जो सेशन था जहां पे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का ललन टॉप तरीका बताया था, वहां मैं रीडिंग की बात कर रहा था। अरे भाई, आप एक पार्ट को पढ़ नहीं पा रहे, आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कैसे करोगे? और काफी सारे लोग सोचते हैं सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नहीं सर, आप जब रीजनिंग करते हो, आप मैथमेटिक्स करते हो, तो रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट आता है, पजल आता है, मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, वो भी तो पैसेज होते हैं ना। जो लोग कहते हैं ना हमारा टाइम नहीं बच रहा, देखो ट्रिक्स एक लेवल तक मदद कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है सर, आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप मतलब क्रैक करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सपने ही मत देखिए। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, बुरा लगता है लग जाए, मैं सख्त हूं इस चीज में। ठीक है, आपको बुरा लगता है लग जाए, लेकिन वो 1 साल बाद जब स्टूडेंट सेलेक्ट होता है ना तो फिर वो नाम लेता है कि हाँ स्वतंत्र सर ने बात सही बोली थी उस दिन। घूम फिर के वही हुआ। अब एग्जामशाला में आप देख लो क्या हो रहा है। पहले लोग नहीं सुनते थे ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रीडिंग करनी, आज सब पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एहसास हुआ ना, सब 2-2 बार फेल हुए, पैसे बर्बाद हुए। याद रखना। अब मैं बात करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। यहां तक बात समझिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? देखिए, बचपन में आप सब ने देखा होगा अनसीन पैसेज आता था, एक छोटा सा पैसेज होता था, वो एक्चुअली आपके पेपर से, आपकी किताब से लिया जाता था, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिए जाए, उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट इट व्हाट द रीडर ऑलरेडी नो, ठीक है। तो मतलब एक एबिलिटी होती है जहां पे आप शब्दों को समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहता है। इसके लिए कुछ फंडामेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड है। नोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। ये मैं लगातार बोलता रहता हूं। और अच्छी वोकैबुलरी का मतलब, कुछ महान हस्तियां होते हैं, कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं वो सर 10 वर्ड याद कर लेंगे, रोज याद करते हैं फिर हम भूल जाते हैं। अरे मेरे भाई, याद नहीं करना होता, शब्दों को समझना और यूज करना होता है। अगर आप शब्द को यूज नहीं कर रहे तो याद करके क्या कर लोगे भाई? फ्लैबागास्ट अलग है, शॉक अलग है और एस्टोनिश अलग है, लेकिन इसका अगर मीनिंग निकालो तो एक ही दे देगा। कैन, मे, माइट, तीनों का मतलब सकता है, लेकिन तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, तो आप एक जैसे नहीं चल सकते। ये इस बात को दिमाग में बिठा लो। और नहीं बिठा सकते तो फिर से बिठाओ, अपने से जबरदस्ती करो, लेकिन करो। ये बात को समझना, ये 2 मिनट 5 मिनट वाली चीजों से दूर रहोगे तो एक बार 1 घंटा देकर के चीजें सीख भी सकते हो। आगे आते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट। उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। सच एज आपके पास ईडियम आ जाए, अब तुम एक महान व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में ईडियम नहीं पढ़े, वो पढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो मैं ग्रामर पढ़ लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे थोड़ा होता है, समझे ना। आपको सामने एक ईडियम आ गया, हार्ड नट टू क्रैक। अब तुम कह रहे हो अच्छा हार्ड मतलब कठोर हो गया, नट हो गया, ओके, टू मतलब से, और क्रैक मतलब तोड़ना। अब इसका मीनिंग कुछ और आ रहा है, वो कुछ और कहना चाहता है ना। तो ये बातें याद रखना। हरक्यूलियन टास्क हो गया, अब तुम्हें हरक्यूलियस की साइकिल याद आ रही है। सो ये बातें हैं आपके पास। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वो उसने वर्ड रख दिया। अब पढ़ाई नहीं जिंदगी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, हम बैठे हैं वहां पे, ठीक है ना। इसके अलावा एबिलिटी टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज, इसको मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद की बातें हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें मेन थॉट को समझना होता है, ठीक है, और उससे हमें इन्फेरेंस निकालना होता है उसके कंटेंट को समझते हुए, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं या जो एक पैसेज होता है आपके पास, उसमें असर्शन होगा, उसमें क्वेश्चन भी होगा, उसमें कमांड भी होगा, इसमें रिफ्रेनिंग भी होगी। रिफ्रेनिंग मतलब रोकना, दूर रहना। मतलब कैसा कि देखो, जब आप एक एडिटोरियल पढ़ते हो, आजकल देखो पूरा न्यूज़पेपर सिर्फ कोरोना से भरा हुआ है या फिर लॉकडाउन से भरा हुआ है। जैसे अगर आप ये देखो तो 6535 नए केस आए पिछले 24 घंटे में। ये मैं आज 26 मई की बात बता रहा हूँ। तो सर जी, आप एक बात सोचो, जब भी अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड एडिटोरियल आएगा तो उसमें कुछ चीजें होंगी जो लिख रहा है पर्सन, वो गवर्नमेंट की तारीफ में कह रहा होगा, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन भी कर रहा हो सकता है वो गवर्नमेंट को कुछ
सजेशंस भी दे रहा, ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट को कमांड तो नहीं करेगा, तो हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हो जिससे कि दूर रहें, वो अपनी एनालिटिकल अप्रोच को दिखा रहा होगा। एक ऐसा ही तो प्रोसेस चलता है ना। मतलब सोचोगे अम्फान आया था, अम्फान में सबसे पहले क्या होगा, आप ओरिजिन की बात करोगे, ओरिजिन के बाद अम्फान के कॉज की बात करोगे, उसके इफेक्ट की या रिपरकशन की बात करोगे, और फिर उसकी बात करोगे कि हमें किस तरीके से उसके लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब सजेशंस की बात करोगे। तो एक अप्रोच समझ में आया। ऐसा तो होगा नहीं कि पहली बार में सजेशन दे दिया। सोचो आपसे मैं कहता हूँ जूते पहन के आया करो, टोपी क्यों नहीं लगाए हो तुमको कहें टोपी ऐसे क्यों लगाऊं, मैं ऐसे नहीं लगाना, मेरी मर्जी। मैं कह रहा हूँ काला चश्मा लगाऊं तो घर के अंदर काला चश्मा लगाऊं, तो नॉनसेंस हो गया ना, हुआ ना नॉनसेंस। यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर चीज एक अप्रोच से चलती है और ये हमें समझना पड़ता है। जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो इसी फ्लो में वो एडिटोरियल, इसी फ्लो में वो न्यूज लिखी होती है। बात समझ में आ गई? ऑफ कोर्स वो न्यूज किस टाइप के ये भी मैटर करती है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो वहां पे ध्यान देना एक छोटी सी बात कि आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है और उससे मेन आइडिया लेना है और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए समझते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको नई कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोरोना मतलब कोरोना ही पढ़ रहे हैं, 20 लाख करोड़ ही पढ़ रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं तो बॉलीवुड के बारे में ही पढ़े जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है ना जी ना, दूर रहना है इससे। नई कॉन्सेप्ट पढ़िए। कैसी चीजें मैं भी बताता हूं। आपके पास अनफेमिलियर वोकैबुलरी होनी चाहिए एंड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें बताता हूं जहां पे मैं टॉपिक्स भी डिस्कस कर दूंगा और थोड़ी इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे कैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है। देखो जब बैंक में बात करते हैं ना तो 700 to 1000 वर्ड का आता है जनरल, आप 1200-1500 वर्ड का भी आ जाता है मेंस में। और एसएससी में बात करें तो 300 to 500 वर्ड का आता है। आप खुद से क्वेश्चन करो क्या आप इसको पढ़ सकते हो? ऑनेस्टली बताओ, 2 मिनट में 2-4 लोगों के आंसर आएंगे, 100 में से 1 या 2 बोलेगा, सब तो नहीं बोलेंगे। पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? अच्छा, अब कैसे चीजें पूछी जाती है? तो देखो पहले तो बैंकिंग इंश्योरेंस तक ही लिमिटेड होता था बैंकिंग एग्जाम्स में, इसी से रिलेटेड एडिटोरियल्स आ जाते थे। बट आजकल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, करंट टॉपिक जैसे कोरोना वायरस, वैक्सीन, मोराटोरियम, जैसे अभी अब बैंक वगैरह में आपका मिनिमम बैलेंस से भी कम है तो पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। आपकी अभी ईएमआईज वगैरह नहीं कट रही है, इंटरेस्ट बाद में लगेगा, दैट इज अनदर थिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज की भी बात कर रहा है, ठीक है, जैसे उज्ज्वल स्कीम हो गई ऐसी। और फिर इसी तरह एसएससी में भी बात करी जाए तो इसमें भी पहले तो स्टोरीज बस आती थी, ठीक है, वो अकबर बीरबल की कहानियां पूछ ली उसने, फिर उसने धीरे धीरे करंट अफेयर का अप्रोच रखा। अब आजकल क्या है कि वो फिलोसफी भी पूछ रहा है, लिटरेचर भी पूछ रहा है, आर्ट भी पूछ रहा है, साइकोलॉजी भी पूछ रहा है, दुनिया जहाँ के कॉन्सेप्ट उसे जो मिलते हैं। देखो उनको क्या है, उनको तो मतलब है लेवल बढ़ाना है, आपको भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान देना। इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ टेक्स्ट पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपसे बोला, ठीक है। मतलब न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़नी चाहिए, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट पढ़ने चाहिए और इससे नॉलेज भी बढ़ती है। और एक बात बताता हूँ, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है ना वो वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, जो वो किसी से बात करते हैं ना तो लॉजिकल बात करते हैं। देखो हमारे देश में क्या हो चुका है, सोशल मीडिया पे सब ट्रोलर है। मैं थोड़ा लीक सेट के बात बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे सारे के सारे लोग ट्रोलर हैं। ट्रोलर मतलब आएंगे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं, समझ में आया, कुछ भी बोलते हैं। अब वो पूरा ज्ञान सोशल मीडिया पे कर देंगे, वहीं वो अर्थशास्त्री हैं, वहीं वो समाजशास्त्री हैं। रियल लाइफ में उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, उनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। लेकिन आप जैसे लोग, टैलेंटेड लोग, होशियार लोग ऐसा नहीं करते। आप लोग पढ़ते हो न्यूज़पेपर, आप लोग पढ़ते हो बुक्स, तो जब भी आप बात करते हो तो लॉजिकल करते हो, और तभी तो आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे थोड़ा हो रहा है, समझ में? मेरे स्टूडेंट एवरेज नहीं है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी। अब मैं धीरे से आगे बढ़ता हूं और मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझाता हूं। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। कुछ इतने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं मेन आइडिया की। आज प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस नेक्स्ट में ही जाएगा, क्योंकि लगभग 30 मिनट का वीडियो होने वाला है और हम इसमें बात करते हैं मेन आइडियाज की। मेन आइडिया क्या है? देखो मेन आइडिया मतलब किस बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं
और इसमें पर्पस पूछा जाता है या मेन आइडिया पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन या क्या ऑथर कहना चाहता है। क्वेश्चन में अगर बात करी जाए किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मेन पर्पस और आइडिया ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द ऑप्शन इम्प्लाइज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, जिस्ट मीन्स होती है समरी, और समराइज द पैसेज इन वन लाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर इसकी स्ट्रेटेजी की बात करी जाए तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कंक्लूजन होता है पैराग्राफ का, कि उसने घुमा फिरा के क्या बात कर दी, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए, फिर वहां पे लास्ट में क्या एक कंक्लूजन निकला उस पर बात करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका टाइटल को लेकर के, ठीक है। तो ये भी आपका इट इज क्लोज टू मेन आइडिया आई वुड से। और इसमें क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसमें हिंट होती है सेंट्रल आइडिया से, और कुछ वर्ड्स में इसमें बात रखनी होती है। अब कुछ वर्ड्स की बात करी जाए तो हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात दे दे, हो सकता है आपको ईडियम्स पे बात दे दे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि ईडियम्स पे अगर बात दे दी तो दिक्कत हो जाती है। तो टाइटल पर्टिकुलर स्टोरी दे दी जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए टाइटल जानने के लिए कि वो एक्चुअली किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसमें अच्छाइयाँ बता रहा है, बुराइयाँ बता रहा है, सजेशन दे रहा है, ये सारी बातें इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, और इसमें इनडायरेक्ट मैनर समझने की एबिलिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स मेन आइडिया सबसे पहले। फिर आकर बात करी जाए आगे तो आपका टोन एंड एटीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे टोन मतलब ऑफ कोर्स अब वो इमोशंस दिखा रहा है, सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, या क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ऑफ कोर्स आपकी फिर वोकैबुलरी यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स को पहचान पाओ। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वास्ट वैरायटी ऑफ टेक्स्ट की रीडिंग होनी चाहिए। मतलब आप रीड करते हो तभी तो आप उसके ह्यूमरस और सार्केस्टिकल अप्रोच को समझ पाओगे, कि वो हार्श हो रहा है, साइनिकल हो रहा है, या फिर वो न्यूट्रल अप्रोच दे रहा है। तो आपके पास वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ्लैबागास्ट कैसा वर्ड है, क्रिटिसाइज कैसा वर्ड है, कंडेम कैसा वर्ड है, ठीक है। अगर आप कंडेम देखा जाए तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज कर देना, ऐसी चीजें हैं। जब आपके पास ऐसी एक अच्छी सी एक ब्रॉड एंड वोकैबुलरी बेस होता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जहां बनता है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ पे आजकल मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से पूछेगा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्थ पैसेज और थर्ड पैसेज, और द सेकंड पैराग्राफ क्रिटिसाइजेज द फंक्शन ऑफ सेकंड पैसेज इज, तो ऐसे ये पूछता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे क्या होगा दैट स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको रिफर करना पड़ेगा उसका लॉजिकल फ्लो, उसके ऑर्गेनाइजेशन को याद करो। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बात बताई कि पहले ओरिजिन, फिर कॉज, फिर आपका इफेक्ट, और उसके बाद आपका क्या आप उस पर सजेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड्स काम करते हैं सच एज आयरॉनिकली, ऑल्दो, बट एटसेट्रा, जिससे कि आपको लगता है, जैसे अगर मोर ओवर वर्ड लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे कहानी को बढ़ा रहा है। अगर वो बट लग जाए तो मतलब वो पिछले वाले को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये शब्द होते हैं। जैसे एंड लग रहा है तो ऑफकोर्स आगे और पीछे वाले को जोड़ने का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा कंजंक्शन का भी यूज होता है। अगर टू लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन पे बात कर रहा होगा। बात समझ रहे, फ्रॉम एंड टू लगा दिए तो पिछले से आगे के हिस्से को जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। जिस तरीके से वोकैबुलरी काम करती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है और आपके पास बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू विल नीड टू रीड द माइंड ऑफ द ऑथर सो एज टू comprehend the development of the passage. Make sure you are a pro reader. इसके बाद इसमें आता है इन्फेरेंस क्वेश्चंस, ठीक है। हर बात को ध्यान से समझना भैया, ये नहीं कि तुम कुछ भी चल जाओ। तो जब इन्फेरेंस क्वेश्चन की बात करी जाती है तो इसमें बेसिकली री स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें ऑथर क्या करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, इनडायरेक्ट अप्रोच को समझने की या फिर मैं टेस्ट करने की कोशिश करता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि मान लो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज that it cannot be inferred, sorry, it can or cannot, then what can be inferred when the author states the sentence implies that, and what can be inferred from the sentence. So this kind of questions are there. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास बहुत ही सॉलिड अप्रोच होना चाहिए, आपके पास को रिलेट करने का होना चाहिए। मतलब आप एक लाइन निकल गई और दूसरा लाइन शुरू हुई तो आप इस लाइन से पिछली लाइन को जोड़ने की कोशिश करते हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है।
और उससे आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे। फिर अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे द पैसेज स्टेट्स दैट द ऑथर्स मेंशन द फॉलोइंग एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे मान लो भारत के बारे में आ जाए तो भारत की पॉपुलेशन क्या है, कोरोना के बारे में आ जाए तो कितने लोगों की डेथ हुई, किसने वैक्सीन बनाई, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन है, कोरोना की वजह से पहली कंट्री कौन रिसेशन में गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद होता है आपका एग्री एंड डिसएग्री क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑथर ऐसे पूछता है द ऑथर वुड मोस्टली लाइकली एग्री विद, द ऑथर वुड मोस्टली लाइकली डिसएग्री विद, द ऑथर वुड लीस्ट लाइकली एग्री विद। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है इस पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं जो अपने आइडिया को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स आपका वोकैबुलरी बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो ये बातों को याद रखिएगा। अब दोबारा बता देता हूँ, मेन आइडिया टाइटल क्वेश्चन, टोन, एटीट्यूड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फेरेंस क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वोकैबुलरी एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जहाँ पे पूछा जाता है। तो हमने आज काफी कुछ देखा, जहाँ पे हमने बात करी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों पूछा जाता है, एप्टीट्यूड के बारे में जाना, फिर हमने बैंकिंग एसएससी में इंपॉर्टेंस को समझा, हमने ये जाना कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या, ठीक है, और उसके अलावा एक सही अप्रोच इसके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस समझी हमने आरईसी की, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखा। और मैं आपको अभी कुछ टिप्स दूंगा, इसको ध्यान देना। टिप्स क्या है, वो है ये कि इफ यू हैव अंडरस्टूड अ पैसेज करेक्टली यू कैन बी अश्योर्ड दैट यू कैन गेट ऑलमोस्ट ऑल द आंसर करेक्टली विच विल फेच हाई स्कोर, ठीक है। मतलब आपके पास अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। हाउएवर दिस वर्क इन अ बोथ वे, मतलब अगर आप समझ नहीं पाए, वो ट्रिकी है, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए एक ही अप्रोच है, रीड 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 एंड रिपीट, ओके। जितना आप रीड करेंगे उतना ही अच्छे से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। आई नो ये सेशन थोड़ा बोरिंग होगा, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, बट जरूरी है। अप्रोच क्या हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के पैसेज सॉल्व करता हूँ, आप पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो थोड़ा पैसेज पढ़ते पढ़ते आइडिया लग जाता है, तो आपके ऊपर अप्रोच करने का कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगली चीज होती है टिप्स टू इम्प्रूव रीडिंग। वैसे तो मैं रीडिंग को लेकर के पूरा सेशन अगला लेकर के जाऊंगा, बट एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूं कि देखो 2 तरीके की रीडिंग होती है, एक होता है पैसिव रीडिंग और एक होता है एक्टिव रीडिंग। जब मैं पैसिव रीडिंग की बात करता हूं तो सच एज आप रेस्टोरेंट जाते हो, समझ में आ रही है बात। तो जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वहां पे उसका मेनू पढ़ने में आप ऐसे दिमाग नहीं लगाते, एक नजर देखते हो जो पसंद आया करा। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करी जाती है तो आपको बहुत ही हॉलिस्टिक वे में पढ़ना होता है, कनेक्टिविटी रखनी होती है, तो हर चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी होती है। इज माई पॉइंट क्लियर? हर चीज जोड़नी पड़ती है, लॉजिकल फ्लो समझना पड़ता है, उसकी टाइमलाइन समझनी पड़ती है, उसकी वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है। ये होती है आपकी एक्टिव रीडिंग, और यही आपकी टेस्ट एग्जाम में करी जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप वैरायटी ऑफ टेक्स्ट पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन्स पढ़िए, और ऑनलाइन पढ़िए क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होता है, तो योर आईज गेट एक्वेंटेड टू द एग्जाम्स। आप अंडरलाइन कर सकते हैं स्टफ को जो आप पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स स्क्रीन में नहीं कर पाएंगे तो पेन एंड पेपर को यूज करिए। इसके अलावा आप जब भी पढ़िए, तो मेरा ऐसा अप्रोच रहता है, मैं खुद भी पढ़ता हूं तो अपने थंब को या पेन को यूज करता रहता हूं, जिससे कि ना कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा रहता है। तो प्लीज यूज योर पॉइंटर पेसर व्हाइल रीडिंग टू रेगुलेट योर रीडिंग स्पीड। इससे स्पीड भी काफी बढ़ती है, और कई बार होता है ना कि हम पहली लाइन से चौथी लाइन में आ जाते हैं, दूसरी में आ जाते हैं, तो वो नहीं होता, तो इसलिए ध्यान देना। तो मूव पॉइंटर क्विकली अगर तेज पढ़ना है, और स्लोली तो अगर धीमे पढ़ना है। तो ये कुछ बातें थी, इन बातों को ध्यान देना। आज का सेशन मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, जहां हमने बहुत कुछ जाना, समझा, देखा। अगले वीडियो में आऊंगा, रीडिंग को थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, और ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान होगा, वहां पे क्वेश्चंस भी होंगे, प्रैक्टिस भी होगी, और उनके बेसिस पे हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। जो भी मैं न्यूज लूंगा वो 1-2 दिन की होंगी, उन्हीं से हम लोग पैसेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मजा आएगी सीखने में। चलिए फिर मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।